टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शंकर जी, माँ जी बहुत सारी बातें हो गई। आपने अभी भगवा आतंकवाद के बारे में बात किया, लेकिन भगवा आतंकवाद की जो जिसने थियरी दिया वो इस सरकार में मंत्री बन गया। राजकुमार सिंह गृह सचिव थे उस समय, उन्होंने ही कहा था कि भगवा आतंकवाद की सारी हमारे पास जो आईबी की रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात, आपने अपनी छोटी बहन के बारे में कहा। आप गांधी की बात कर रही हैं और आपकी छोटी बहन गोडसे की बात करती हैं, वो गोडसे के समर्थक हैं। एक और सवाल अंतिम मैं करना चाहूँगा ये कि एक बार जब हमारी आपसे बात हो रही थी इंडिया टुडे के लिए, हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा तो मैं तो एक फिनिक्स चिड़िया जैसी हूँ जो अपनी भस्मियों से उठ खड़ा होती है। आज वो आपके भीतर की फिनिक्स चिड़िया कहाँ है? पहले जो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स जो होता है वो पहले भस्म होता है और फिर राख में से उठ के खड़ा होता है। हाँ। तो मैं अभी भस्म कहाँ हुई हूँ? मैं तो साक्षात हूँ। जब भस्म तो होने तो दीजिए मुझे, मैं तो साक्षात हूँ, मैं भस्म नहीं हुई हूँ। तो मेरे अभी भस्म होने का मौका आएगा नहीं, मुझे कोई भस्म कर नहीं पाएगा। जो करेगा वही भस्मीभूत होगा। वो फिनिक्स नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, खड़ी हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि जयशंकर जी पूछ रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गोडसे को देशभक्त मान चुकी हैं, कह चुकी हैं ये बात। मुझे उनके बारे इस स्टेटमेंट का मेरे को जहाँ तक स्मरण है, इसके बाद उनको समझाया गया था कि उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए बोलने में, और इसकी उनको पर्याप्त दंड भी मिल गया था। देखिए, कुछ महिलाओं की आपको मानसिक स्थिति समझ के चलना पड़ेगा। जितना उत्पीड़न उस महिला का हुआ, तो ऐसी वाणी कई बार निकल सकती है जो बाद में उसको ही लगे कि मैंने गलत। जैसे मायावती जी हैं, मैं आपको मायावती जी का बताती हूँ, आप लोगों ने मायावती जी के बारे में जानकारी होगी, वो कुछ भी बोल देती थी तो लोग बहुत नाराज होते थे। जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत नाराज होते थे। तो हमेशा बोलती थी उसकी बैकग्राउंड तो देखो कहाँ से निकल के आई है। वो जहाँ से निकल के आई है वो उत्पीड़न की एक प्रक्रिया है जो उसने सुनी है, वो झेली है। तो उस कई बार ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाएगी, तो उसको लेकर के उसको आप पार्टी का स्टेटमेंट नहीं बना सकते। किसी एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट को आप पार्टी का स्टेटमेंट, आप मुझे तो पार्टी के 3 लोगों का नाम लीजिए, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। मोदी जी ने कहा क्या, अमित शाह ने कहा क्या, राजनाथ जी ने कहा क्या, और हमारे क्या बोलते हैं जगत नड्डा जी ने कहा क्या, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा क्या। इसके अलावा के जो जवाब हैं वो किन परिस्थितियों में उनके मुंह से निकल गया, उनको पार्टी ने क्या दंड दिए, उस पर भी तो गौर करिए फिर आप। ठीक, रामकृपाल जी। उमा जी, सन 86 के बाद से जो आप लोगों ने एक आंदोलन किया और 1992 में जो हुआ, मैंने आपको वहाँ देखा था, लखनऊ में मैं था संपादक। उस समय आप लोगों ने जो भारत, आने वाले भारत का सपना देखा था, आज मैं पूछ रहा हूँ कि जो उस समय की तस्वीर आपने भारत की सोची थी, अगर मैं कहूँ कि वो अगर परसेंटेज टर्म में आप बात करें तो वो सपना कितना पूरा हुआ है, एक सवाल मेरा है। और सिर्फ आर्थिक नहीं मैं कह रहा हूँ, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी आप लोगों ने किया था, क्या हम वहाँ तक पहुँचे हैं, कितना दूर हैं, क्या दिक्कतें हैं? और दूसरा मेरा सवाल है, क्या इस देश में अपोजिशन का भविष्य क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी तक ही रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं आगे परिवर्तन आना चाहिए, यहाँ की अपोजिशन के लिए भी एक मौका है? आपने जो पहली बात कही है कि जो सपने देखे थे 6 दिसंबर की घटना के समय पे, 6 दिसंबर की घटना की तैयारियों के समय पे और 6 दिसंबर के बाद के समय पर, उसमें हमने सांस्कृतिक एकता का सपना देखा था। और हमने ये सपना देखा है कि जैसे मैं मानती हूँ कि वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र स्थान है, जैसे मैं मानती हूँ कि मक्का मदीना मुस्लिम समाज का पवित्र स्थान है, इसी तरह से मुस्लिम और ईसाई भी माने कि अयोध्या, मथुरा, काशी उमा भारती के पवित्र स्थान हैं और वो उनका सम्मान करें। ये सपना देखा है और मुझे लगता है कि इस सपने की ओर देश को ले जाने में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जो देश में शांति बनी रही, राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद, अभी के शिलान्यास के बाद जो शांति बनी रही, राम मंदिर के निर्माण के समय पे जो देशवासी एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के उस घटना को टीवी पर देखे, उससे साबित हो रहा है कि वो सपना कुछ हद तक पूरा हो रहा है। एक सर्वधर्म समभाव हमारे देश का चरित्र है और सर्वधर्म समभाव के अनुरूप लोगों का मन तैयार हो रहा है। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात आई, वो मुझे चिंतित करती है, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का अंतर।
प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का अंतर, उसके लिए गरीब आदमी का जो स्ट्रगल होता है अस्पतालों में अपने इलाज के लिए, अपना सब कुछ बेच करके भी कई बार वो नहीं बचा पाते हैं। इस डिस्पैरिटी को दूर करना ये बहुत ज़रूरी है। और इसको दूर करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट अस्पतालों की सुविधाएं कम कर दी जाए, मैं कहूँगी कि प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं सेवा में और शिक्षा में स्वास्थ्य में लगी हुई, उनके बराबर ही सरकारी संस्थाओं का स्तर बढ़ा दिया जाए। मैं गरीबी अमीरी को घटाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं गरीबी के लोगों को अभावों की दुनिया से मुक्त होने के लिए कह रही हूँ। एक बात है। दूसरी बात आपने जो कही थी, दूसरा प्रश्न था वो था क्या? नहीं, मैंने एक और था ना, वो विपक्ष का जी। अब मैं विपक्ष के बारे में आपको कहूंगी। देखिए लोकतंत्र में, देखिए भाई साहब आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है, एक बहुत बुद्धू व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट का मैं 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मैंने जो भूमिका देखी अटल जी के समय पर भी और अब, वो ये देखी कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी देश को चलाने की सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की होती है। बस ये है कि वो खामियों को सामने लाता है और सत्ता पक्ष उन खूबियों को सामने लाता है। क्या विपक्ष ने वो निभाई है परंपरा? जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और नरसिंह राव जी ने उनको जिनेवा में, पाकिस्तान ने जब ह्यूमन राइट वायलेशन का मोशन लाया था, प्रस्ताव लाया था कश्मीर में, पीओके में और कश्मीर में, उस समय पर पूरी नरसिंह राव जी की सरकार को लगा था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी है जो इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे ही अब पाकिस्तान को पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं तो पाकिस्तान ने प्रस्ताव वापस ले लिया था, क्योंकि उसको पता था इट विल बी डिफीटेड। तो एक समय वो था जब विपक्ष का नेता देखिए देश के मामले में एक सुर मिलाता था। और एक समय ये आया जब राहुल और प्रियंका ने और अखिलेश यादव ने कहा कि हम राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। नहीं, इनको जाना चाहिए था, राम देश के नायक हैं। देखिए असहमति है कि आप उनको भगवान मानते हैं कि नायक मानते हैं, आप एक महापुरुष मानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानते हैं, ये असहमति आज की नहीं है, ये गुरु नानक देव, दयानंद, विवेकानंद जी के समय की है। जैसे आर्य समाजी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो महापुरुष मानते। लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं, तो वो बीजेपी नहीं गए इसलिए तो बीजेपी का कार्यक्रम हो गया, वो गए होते तो बीजेपी का नहीं रहता। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अगर प्रियंका, लेकिन फिर ये कहा गया दीदी, सोनिया, अखिलेश, डिम्पल और वो क्या बोलते हैं ममता दीदी और लालू जी, उनके बहुत सारे बेटे और बहुत सारी बेटियां और दामाद, वो सब अगर इकट्ठे आगे बैठे होते तो बताओ कैमरा किसके चेहरे पे होता? मोदी के या उनके चेहरे पे? दीदी ये क्या ये कहना ठीक है कि जो राम मंदिर के लिए गया नहीं वहां पर उद्घाटन में, वो देशद्रोही है, वो सनातन विरोधी है, क्या ये बात सही है? जिसने कही होगी मुझे तो इतने नाम बता दो, नहीं तो बाकी कोई कुछ क्या कह रहा है भैया, उनका स्तर है भी ये कि नहीं कि आप उनका उल्लेख करो? आप लोग भी तो ऐसा करते हो, पता है हो गया, अब जो जिसने किया उसका कोई है तो नहीं। अब दीदी हमें एक हमारे शो के अयोध्या में तो आप भी नहीं गई थी सर, जब अयोध्या में जब हुआ शिलान्यास तो उस समय तो आप भी नहीं गए, आडवाणी जी ने गए, जोशी जी ने गए, विनय कटियार कहीं दिखाई नहीं दिए। जो लोग अयोध्या आंदोलन के नींव में थे वो लोग तो गायब दिखाई दिए। हम तो वहां थे। अब आप क्या सोचते हो कि हम उस आंदोलन में इसलिए भागीदारी कर रहे थे कि हमें ऊपर बिठाया जाएगा? नहीं, राम ऊपर बैठ जाए, हम तो इसके लिए आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ये तो आपका दीदी अब मैं इस शो के एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं और एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं जो आइए ना, ये बोलेंगे जो कि नहीं अब सुनिएगा, ये आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आप लोग हौसला अफजाई जम के करेगा, हाँ या ना? दीदी आज आप पुराने अंदाज और एकदम बेबाकी वाले अंदाज में दिख रही हैं। इनको देख के हो गई मैं, हाँ इनको देख के हो गए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको यहां पर, आप बैठे रहिए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ, अरे सुनना निशांत, मुझे एक शेर तो बोल देने दे इन पे। हाँ प्लीज दीदी। हाँ। ओके। उनको देखने से आ जाती है जो चेहरे पर रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उमा जी आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, एक ऑप्शन। माय गॉड। तो आप मेरे साथ वहां पर हैं, मैं चाहूंगा हर सवाल पर जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही हैं। आइए जरा, हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं।
दीदी आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। ये ट्वीट आपके सामने आ रहा है, देखिए। आपने ये ट्वीट किया था, संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, ये मैंने किया था 22 अगस्त 2013। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से, कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना है। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता। मैं उसको खींचती नहीं हूँ गलत। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये बच्चे ये वाले सवाल का जरूर जानना चाहेंगे जवाब, हाँ या ना? आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा सवाल। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन, अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है। अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना, वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगी, वो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इन दोनों को दिखा करके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम कुछ भी पहनते हैं तो हम कहते हैं ना, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा। ना, यू कैन नॉट वायलेट देन एनीबॉडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, ओके, ठीक है। तो आइए अब जरा अगला सवाल प्ले करिए, हमारा अगला सवाल। आइए जरा, ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है, बेहतर प्रशासक कौन है, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार, लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ओके। ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि दिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके। दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है, और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है। इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है, और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना, तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं, इससे अपेक्षा है। रैपिड फायर की शर्त ये कि आपको एक चुनना है, बेहतर कौन है, बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, कोई आप बात हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके, कोई बात नहीं।